हेलो एवरीबॉडी। हम कंसोलिडेशन पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें मेजरली 4 टॉपिक्स है जो हम एक एक करके समझेंगे। कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड ओसीआई, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट अकाउंटिंग। 4 मेजर टॉपिक्स है, हम सारे एक एक करके कवर करेंगे। कोशिश करूंगी आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में सॉल्व करवाती जाऊं। हम एक्सेल शीट की भी हेल्प लेंगे क्योंकि आपको पता है पूरी की पूरी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, जहां पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एरिया मिलता है जिसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट मिलते हैं, जहां पर आपको अपना फुल फ्लेज्ड आंसर लिखना होता है विद प्रॉपर फॉर्मेट्स, वर्किंग नोट्स। सो हम जब भी कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, सो मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को एक्सेल में सॉल्व करना भी सिखाती जाऊंगी। ठीक है, फिर एक्चुअली में सीबीई पोर्टल में कब प्रैक्टिस करना है और कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो अलग से बताए जाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करें। कंसोलिडेशन बहुत बार सुना होगा, बहुत मेजर टॉपिक है और गारंटीड है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन से ही आता है। ओके, सो 25 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन से आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में कंसोलिडेशन है क्या, कंसोलिडेशन कब करना पड़ता है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिनको हमें कंसोलिडेट करना पड़ता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या सब्सिडरी एसोसिएट दोनों डिफरेंट होते हैं, क्या इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इन वीडियोस में पक्का से मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में कई बार क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें कई एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड मानी जाती क्योंकि एक का इन्वेस्टमेंट दूसरे में हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी के इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी के इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। हो सकता है 5 शेयर कर रखे, हो सकता है 50 कर रखे, हो सकता है 500 कर रखे, हो सकता है 5000 कर रखे। ठीक है, डिफरेंट होल्डिंग हो सकती है, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है, डिफरेंट प्राइजेस हो सकते हैं। जब भी एक पार्टी का इन्वेस्टमेंट दूसरी पार्टी में होता है, दूसरे एंटिटी में होता है, या फिर एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी के शेयर्स एक्वायर कर रखे होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ये इंटर रिलेटेड है। दूसरे भी और रीजन हो सकते हैं। मान लो एंटिटी ए है और एंटिटी बी है, पर एंटिटी बी के सारे डिसीजंस एंटिटी ए ही लेती है। ओके, सो हम बोलेंगे एंटिटी बी कई हद तक एंटिटी ए के कंट्रोल में है। सो जब भी ऐसे कोई रिलेशनशिप दिखे जिसमें कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, सो हम कहते हैं वहां पर ग्रुप अकाउंटिंग अट्रैक्ट होती है। ठीक है, समझ आता है हमें इतना? एक एक करके बहुत स्लोली चलेंगे, इस लेक्चर को बहुत आराम से देखना। आगे के ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपके बेस बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैं एक एक स्टेप का आपको रीजन बताते चलूंगी, कोशिश करना उसको बहुत अच्छे से समझे। कोशिश करूंगी हर एक जर्नल एंट्री पास करी जाए ताकि आपको क्लियर रहे। फुल फ्लैश जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको जरा भी डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप अकाउंटिंग है क्या और कब करनी पड़ती है, और इसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप देखेंगे। तो हम देखेंगे ग्रुप अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशंस, और यहाँ पर आप मत सोचना डेफिनेशन ऐसे ही है, आप बस पढ़कर छोड़ सकते हैं, नहीं, डेफिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड का कुछ मतलब है जिसकी वजह से कंसोलिडेशन इंपैक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी वजह से प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी वजह से डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। इन डेफिनेशंस को हम बहुत अच्छे से, आई वुड से, एक्सप्लेनेटरी वे में समझेंगे। फिर देखेंगे आप स्टेप्स ऑफ फुल कंसोलिडेशन। एक्चुअली में कंसोलिडेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, फिर एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगी, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं और कैसे इंपैक्ट जा रहा है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, ये गेन ऑन बार्गेनिंग क्या होता है, कब कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसे, क्या इसे बैलेंस शीट और पीएल में दिखाना जरूरी है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा जब हम एनसीआर डिस्कस करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, आप इम्पेयरमेंट याद रखें, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है।
वही अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन में इम्पेयरमेंट हो तो किस तरीके से उसको डील करते हैं। मिड ईयर एक्विजिशन, क्योंकि देखो हो सकता है कि कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, शेयर्स एक्वायर किए, एग्जांपल कंट्रोल एग्जिस्ट हुआ, कंट्रोल असर्टेन हुआ, मे बी 1 जनवरी को हुआ, मे बी 10 जनवरी को हुआ, मे बी आई वुड से 31 दिसंबर को हुआ, ठीक है, मे बी 1 मई को हुआ, कभी भी एक्विजिशन हो सकता है। जब भी आपको आई वुड से एक कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, सो वो लोग अपने रीजनेबल डेट्स पे कर सकते हैं, वो लोग स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर का वेट नहीं करते, इंस्टेड मिड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। सो उस केस में आप कैसे डील करेंगे, कैसे कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो मिड ईयर एक्विजिशन की भी बात करी जाएगी। ये सिर्फ मेजर मेजर टॉपिक्स है जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन। एक्चुअली में क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन हो सकते हैं, अगर है तो हम किस तरीके से कितना अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और पीसी मानते हैं, परचेज कंसिडरेशन मानते हैं। नेक्स्ट डिफर्ड कंसिडरेशन, एक्चुअली में क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और क्या इसका कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। रिकंसिलेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। मेथड फॉर एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एक्चुअली में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्यों है, मैं आपको स्टोरी समझाऊंगी, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं और फिर हमें कैसे उनको एडजस्ट करना है और एक्चुअली में क्यों एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर प्रॉफिट पे हुआ है तो, और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये इंपॉर्टेंट टॉप 15 टॉपिक्स है, एक एक करके समझेंगे, ये आपका बेस बनाएंगे फॉर कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप अकाउंटिंग जब करते हैं, हम अज्यूम करते हैं एज इफ सारी की सारी एंटिटीज एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, एक सिंगल एंटिटी। हम ऐसा अज्यूम करते हैं जब भी हम कंसोलिडेशन करते हैं, जब भी हम ग्रुप अकाउंटिंग करते हैं, वी मेक अ पर्सपेक्टिव, एक विजन रखते हैं, एक आई वुड से कॉन्सेप्ट रखते हैं कि सारी एंटिटीज एक सिंगल एंटिटी है। एग्जाम्पल बहुत ही इजी आपको लगेगा अगर आप एक फैमिली का एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, उसमें एक सन है, डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ओके, और मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है। बट व्हेन वी टॉक फैमिली, फैमिली में हम ये पांचों छह जनों को क्या मानते हैं कि एक सिंगल यूनिट है। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पर भी पेरेंट होगा, सब्सिडरी होगा, एसोसिएट होगा, हम मानेंगे सारे, हो सकता है 10 सब्सिडरी है, सारे के सारे एंटिटीज माने जाएंगे एज इफ दे आर वन सिंगल एंटिटी। मान लो इन ग्रुप को अगर ग्रुप करते हैं, ग्रुप में मान लो 20 मेंबर्स है, 20 एंटिटीज है, 20 के 20 माने जाएंगे एज इफ ये सिंगल एंटिटी है। क्या है ये, एज इफ ये सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है। आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी और आप शेयर कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं रेफर के लिए, और नहीं तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं एज यू विश। कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, हमें मानना है कि ये एक सारी की सारी एंटिटीज एक सिंगल एंटिटी है। We will only consider the situation where entity acquires a company by the acquisition of its ordinary share. आगे जाके बात करेंगे। We can summarize the different types of investment. अब देखो कई तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके पास जिसके पास सिर्फ 5 शेयर्स है, उसके पास एक अलग राइट होगा। जिसके पास 50 शेयर्स है, उसके पास कुछ अलग राइट होगा। और जिसके पास 500 शेयर्स है या 5000 शेयर्स है, और ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा अलग राइट्स होंगे, ओके, उसका राइट ज्यादा मैटर करेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। ऐसा बोलते हैं अगर कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, क्लियरली विजिबल है। अगर हम कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप है, और इसलिए हम फुल कंसोलिडेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए हम फुल कंसोलिडेशन अप्लाई करते हैं। अगर आप जब आइडेंटिफाई करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, उसके हिसाब से हम जब चेक करेंगे, और अगर हमने कंक्लूड किया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे पेरेंट और एसोसिएट का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हम फुल कंसोलिडेशन के लिए अलाउड नहीं है, इंस्टेड हम
इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट ही है और ना ही तो वो कंट्रोल दे रहा है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पावर दे रहा है, ना ही वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके, ना ही कंट्रोल है, ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रखा है ताकि वेल्थ बढ़ जाए। एग्जाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एग्जाम्पल आपने कोई भी और एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्ट क्यों कर रखा है कि ठीक है यार 3 साल बाद 5 साल बाद जब भी ये लॉक इन खुलेगा हम इसको सेल ऑफ कर देंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लो आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, यू आर एक्सपेक्टिंग कि 5 साल में ये 1.5 लाख का हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्या है, कोई कंट्रोल का नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस करने का नहीं है एंटिटी को। इंस्टेड योर इंटेंशन इज ओनली टू गैदर वेल्थ, ओनली टू इंक्रीज योर वेल्थ। सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़वाना है और फिर सेल कर कर उसका प्रॉफिट उठाना है। अगर ये इंटेंशन है तो उसे आप इन्वेस्टमेंट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर आपको IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट को दिखाना होता है। क्लियर है? सो हमें समझना है कब कंट्रोल मानेंगे, कब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानेंगे और कब हम ये मानेंगे कि असेट को होल्ड कर रखा है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ इंक्रीमेंट के लिए। जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हम क्लियरली उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज पेरेंट और सब्सिडरी, whether it is parent or associate, or whether if it is only an investment and no other relationship. Clear है? जैसे ही हमने स्टेप नंबर 1 कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लिया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई कर लिया, वेल्थ एग्रीगेशन मतलब वेल्थ इंक्रीज आइडेंटिफाई कर लिया, इंटेंशन, साइमल्टेनियसली हमने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी देख ली। उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग एज एन अकाउंटेंट हम अकाउंटिंग कैसे करें। अगर पेरेंट सब्सिडरी है हम फुल कंसोलिडेशन अप्लाई करेंगे, अगर पेरेंट एसोसिएट है तो हम इक्विटी मेथड अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप नंबर 1 आप कह सकते हैं, स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 इसके बेसिस पर ये आइडेंटिफाई होते हैं, और स्टेप नंबर 3 फिर कैसे अकाउंटिंग की जाए। स्टेप नंबर 1 है ये समझना, इनके लिए बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, एक एक करके डेफिनेशन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंट्रोल, एक्चुअली में कंट्रोल क्या है। देखो सीधी सी बात बताती हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में, फिर हम लाइन बाय लाइन टर्मिनोलॉजीज पे भी चलेंगे। मान लो अगर एक जने का डिसीजन दूसरे के लिए इम्पैक्ट करता है, और वो इतना इम्पैक्ट करता है कि ऑलमोस्ट ऐसे मान लो कि वो ही डिसीजन ले रहा है। मान लो एग्जाम्पल कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। ओके, देयर इज कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। मान लो कंपनी वाई को डिसीजन लेना है, कोई भी चीज का डिसीजन लेना है, ठीक है। अब इसके डिसीजन ना एक्स बोलता है, एक्स जना इसके डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहा है, ओके, टेकिंग पार्ट। एग्जाम्पल टेकिंग पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी। अगर डिसीजन मेकिंग वाई की हो रही है, वाई कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, अगर कंपनी एक्स उसका डिसीजन में पार्ट ले रही है, अब कंपनी एक्स ने बोला अगर हाँ तो उसका डिसीजन भी हाँ है, अगर कंपनी एक्स ने बोला ना तो उसका डिसीजन भी ना है। कंपनी ने बोला एग्जाम्पल कि न्यू सप्लायर को हायर कर लो, तो कंपनी वाई ने मान लिया एग्जैक्टली या फिर कंपनी एक्स ने बोला फॉर एग्जाम्पल नया डायरेक्टर हायर करो, तो कंपनी वाई ने एज इट इज अप्लाई कर दिया। अगर ये डिसीजन मेकिंग इतना पावरफुल है, कंपनी एक्स के पास इतने राइट्स हैं, इतनी पावर है कि एज इफ वो जो डिसीजन लेता है वही एक्चुअली में उसका फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। ये जो वो डिसीजन मेकिंग करेगा वही डिसीजन प्रिवेल करेगा, वही एक्चुअल में डिसीजन होगा। सो हम बोलेंगे अगर ऐसा है
ओके, if any decision, any instruction, direction, okay, if any decision taken by company X is the final ultimate, is the final ultimate decision of company Y, then we'll say control exist. हम बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, कंट्रोल एग्जिस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेपरेट एंटिटी दिख तो रही है, पर कंपनी एक्स ही इसके सारे डिसीजंस ले रही है। कंपनी एक्स कंट्रोल्स कंपनी वाई, जो भी वर्किंग होगी, कितना भी सेल होगा, प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेस होंगे, कौन मैनेजर्स होंगे, कौन डायरेक्टर्स होंगे, ऐसी छोटी छोटी बातों के डिसीजन भी अगर कंपनी एक्स ले रही है तो हम बोलेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप है, पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप है। और अगर पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो हमें क्या करना है, हमें फुल कंसोलिडेशन अप्लाई करना है। अभी सिर्फ इतना समझे कि हमें देखना है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या। कंट्रोल मतलब जो एक्स डिसीजन ले रहा है वही वाई का अल्टीमेट डिसीजन है, वही फाइनल डिसीजन है। वो कंपनी वाई ना हाँ कर पा रही है ना कर पा रही है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंपनी एक्स के पास कंट्रोल है कंपनी वाई, दिस इज योर एक्वायरर, या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर, whereas this is your एक्वायरी, या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टी। ये अगर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग ले तो हम कहेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट। एक छोटा सा ओवरव्यू तो आपको मिला होगा, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन कहता है कि एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी, इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को व्हेन इन्वेस्टर इज एक्सपोज्ड or has rights to variable returns from its involvement with the investee and has ability to affect those returns through power over the investee। ऐसा कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है जिससे इन्वेस्टी के डिसीजंस को फर्क पड़ रहा है, उनका ही डिसीजन प्रिवेल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अब एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स ये सब क्या है, देखो सिंपल बात है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात करें, सो एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ, एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। कोई फर्क नहीं है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के कौन से डिसीजंस हैं। मान लो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है तो भी सैलरी उतनी मिलनी है। बहुत छोटा एक पोर्शन रहता है, वेरिएबल पोर्शन, परफॉर्मेंस पोर्शन, ठीक है, उसको आप एक बार साइड रख दीजिए, बोनस पोर्शन, ठीक है, एक बार उसको साइड रख दीजिए। पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स्ड है, इट इज नॉट अफेक्टेड, चाहे कंपनी सुपर प्रॉफिट्स करे चाहे लॉसेस में जाए। ओके, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ भी डिसीजन ले रहा हो उससे एम्प्लॉय की सैलरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एम्प्लॉय पार्ट ऑफ द कंपनी है पर ओनर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं मिल रहा। वहीं पर अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें या फिर एक नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, तो वो लोग कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा। अगर उनके डिसीजन से कंपनी में लॉसेस हुए, पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस हुए, तो उनको भी लॉस बियर करना पड़ेगा। ओके, उनको भी लॉसेस होंगे, शेयर मिलेगा। और अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा एग्जाम्पल, तो पार्टनर्स को शेयर जाएगा। इसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी शेयर जाता है प्रॉफिट्स और लॉसेस का।
गुड. दे आर अफेक्टेड बाय द वेरिएबल रिटर्न्स. प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे, ओनर को फर्क पड़ता है, इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है. अगर इन्वेस्टर को फर्क पड़ रहा है, इन्वेस्टर इज एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न. वहीं पर देखो एक कंपैरिजन देती हूँ आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या रहता है, एक फिक्स्ड डिविडेंड रेट रहती है. मान लो एग्जांपल कि 5% प्रेफरेंस शेयर्स. अब उनमें कितना भी प्रॉफिट हो, कंपनी में लॉसेस हो, उनको तो 5% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. क्लियर है? इसलिए उनका फिक्स्ड है, दे आर नॉट एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न. उनको कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं मिलने वाला. दे आर, आई वुड से, unaffected by the profits of the company. Whereas इक्विटी शेयर की बात करें, इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर सेम बात है. उनको मिलता है शेयर जो भी प्रॉफिट्स का होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें वो अलग बात है, डिविडेंड्स की फॉर्म में दिया जाए या नहीं दिया जाए वो कंपनी की चॉइस है. बट इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइनल ओनर होते हैं, उनको वेरिएबल रिटर्न्स मिलता है. सो जो जिसके पास भी वेरिएबल रिटर्न्स का एक्सपोजर है, जो भी एंटाइटल्ड है वेरिएबल रिटर्न्स लेने के लिए, वही ओनर की कैपेसिटी में रहता है, वही इन्वेस्टर की कैपेसिटी में रहता है. सो अगर कोई इन्वेस्टर है, उसके पास वेरिएबल रिटर्न्स का राइट है, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है. has rights to variable returns from its involvement in the investing. इन्वेस्टिंग है ना, कंपनी एक्स में, कंपनी एक्स कंपनी वाई में इंटरफेयर करेगी, उसके डिसीजंस मेकिंग लेंगी, इस तरीके से लेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और उसके बाद उसको भी शेयर कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा. खुद इन्वॉल्व हो रही है डिसीजन मेकिंग ऑफ द इन्वेस्टी में, और इतना इम्पैक्ट कर रही है कि उसका वेरिएबल रिटर्न से अफेक्ट हो रहा है. एक्सपोजर है, वेरिएबल रिटर्न्स है, एबिलिटी है, उसके पास इतनी पावर्स है कि उसका ओपिनियन एक्चुअली में मैटर करता है. उसका ओपिनियन ही एक्चुअली में फाइनल डिसीजन होता है. उसका ओपिनियन ही, उसका आई वुड से स्टैंड ही फाइनल अल्टीमेट डिसीजन होता है. अगर एबिलिटी टू अफेक्ट है थ्रू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टिंग, तो हम बोलेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट है एक्चुअली में पावर मतलब. पावर मतलब एग्जिस्टिंग राइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग राइट्स. हम पोटेंशियल राइट्स के बेसिस पर ये डिसीजन नहीं लेते. मान लो एग्जाम्पल, आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं. एक बार के लिए मान लेते हैं 1000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जिनके लिए हर एक शेयर के लिए आपको, हर एक डिबेंचर के लिए आपको 10 शेयर्स मिलेंगे. सो 1000 डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है. आपको 5 साल बाद ऑन रिडम्पशन इंस्टेड ऑफ पैसा आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हर एक डिबेंचर के लिए आपको 10 शेयर्स मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो आपने ले लिया, अब आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हो गए. अगर 5 साल बाद की देखी जाए तो आपके पास पोटेंशियली, मान लो अभी 5% राइट है, पर आपके पास जब 10,000 शेयर्स आ जाएंगे तो आपके पास मान लो 55% राइट्स आ जाएंगे. क्लियर है? हम ये डिसीजन आज के बेसिस पे लेंगे. 5 साल बाद में आपको और शेयर्स मिलने वाले, और आपकी पावर बढ़ने वाली है, आपके राइट्स बढ़ने वाले, आपके वोटिंग राइट्स बढ़ने वाले, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ने वाली है, आपके ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ने वाले, आपको इक्विटी शेयर्स इशू होने वाले हैं. इन सब के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेंगे. वी डू नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल शेयर्स. आने वाले कन्वर्टेबल शेयर्स के लिए हम डिसीजन नहीं लेंगे. आज में देखेंगे आज आपके पास कितने होल्डिंग है. आज आपके पास 5% होल्डिंग है, हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे. आज आपके पास 55% होल्डिंग है, हम उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे. सो पावर मतलब एग्जिस्टिंग राइट्स दैट गिव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टर. डायरेक्ट करना मतलब इंस्ट्रक्शंस देना. हमने बोला ये सप्लायर अपॉइंट करो, हमने बोला ये डेटर से इतना पैसा लो, एग्जाम्पल है ना, आपका गुड्स इधर से आना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल इधर से आना चाहिए, आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ही क्रूशल आइटम्स है, हम बताएंगे कैसे होगा. इन हाउस ऐसे ऐसे करो, आप इस तरीके से R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट एक्टिविटी के अलग से एग्जाम्पल्स देखेंगे, पर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन कौन इंपैक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है. अगर इन्वेस्टर कर रहा है तो हम बोलेंगे कंट्रोल एक्सिस्ट. अगर इन्वेस्टर के पास राइट्स है, पावर्स है टू इंपैक्ट द डिसीजन मेकिंग, उनका ओपिनियन ही फाइनल डिसीजन होता है,
तो हम बोलेंगे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा वेदर पेरेंट एंड सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट, और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे फुल कंसोलिडेशन करना भी है या नहीं। आपको एज एन अकाउंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ये आई वुड से कोर्स कर कर, सर्टिफिकेट कर कर आप और भी प्रोफेशनल लेवल पर माने जाओगे, तब आप ये छोटे छोटे डाउट्स पर कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। सब्सिडरी क्या है? ऐसी एंटिटी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो कहलाती है सब्सिडरी। एनी एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी इज नोन एज सब्सिडरी। जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है वो कहलाती है पेरेंट कंपनी। ओके, गुड। नेक्स्ट, ग्रुप। ग्रुप सारे के सारे पेरेंट्स और सब्सिडरी, सारे के सारे सब्सिडरीज पेरेंट्स सब मिलाकर एक ग्रुप माना जाएगा, एक सिंगल एंटिटी मानी जाएगी। व्हाट इज एसोसिएट? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे। मान लो कंपनी एक्स डिसीजन ले रही है, अपना ओपिनियन दे रही है, कंपनी वाई को एक्टिवली इन्वॉल्व भी हो रही है डिसीजन मेकिंग में, पर इसका ओपिनियन ना एक्चुअली में ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि अल्टीमेट डिसीजन हो, फाइनल डिसीजन हो। वाई में और भी इन्वेस्टर्स है, और भी जने हैं जिनके पास राइट्स है और जिनका ओपिनियन भी मैटर करता है, फिर वो क्लब कर कर एक डिसीजन लेते हैं, एक फाइनल डिसीजन, और जो कंपनी वाई पर अप्लाई होता है। गुड। हम बोल रहे हैं अगर ओपिनियन एक्चुअली में ओपिनियन का ही वेटेज रखता है, अगर ओपिनियन एक्चुअली में ओपिनियन का ही वेटेज रखता है, इफ ओपिनियन इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइनल डिसीजन, अगर ओपिनियन एक्चुअल में फाइनल डिसीजन के इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा, क्रूशियल मैटर करेगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, सही में उनका ओपिनियन मायने रखेगा, पर जरूरी नहीं है अल्टीमेट डिसीजन हो, तो हम बोलेंगे कि इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है। सो कंट्रोल से थोड़ी सी नीचे पावर कहलाती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जहां पर ओपिनियन है, मैटर करता है, पर फाइनल डिसीजन हो या नहीं हो ये जरूर गारंटी नहीं है। कंट्रोल में ये गारंटी रहती है कि जो भी डिसीजन एक्स लेगा वही कंपनी वाई में एग्जिस्ट होगा, अप्लाई होगा, प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर गारंटी रहती है, पर एसोसिएट कंपनी के आई वुड से केस में गारंटी नहीं है कि ओपिनियन कंपनी वाई पर जो अप्लाई किया जा रहा है वो प्रिवेल करेगा या नहीं, वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इसकी जगह दूसरे जने और भी है जो पार्टिसिपेट करेंगे और उनका मिलाकर डिसीजन मेकिंग किया जाएगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, an entity over which an investor has significant influence and which is neither a subsidiary nor an interest in joint venture। वो subsidiary नहीं है, no control, कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एग्जैक्टली में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी, पावर है कि पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे डिसीजन मेकिंग में ऑफ एन इन्वेस्टी, ठीक है, अपनी इन्वेस्टी में, बट इट इज नॉट अ कंट्रोल और अ जॉइंट कंट्रोल, इट इज नाइदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली नॉर अ जॉइंट कंट्रोल ओवर दोस पॉलिसीज। उनका कंट्रोल नहीं है, मैटर करेगा ओपिनियन, पर फाइनल डिसीजन नहीं होगा, ठीक है, ये पक्का नहीं है, मतलब फाइनल डिसीजन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। सिर्फ इतना सा मेजर डिफरेंस है, कंट्रोल में उनका डिसीजन ही गारंटीड डिसीजन है, जबकि एसोसिएट में उनका डिसीजन मैटर करेगा, पर फाइनल डिसीजन है या नहीं ये वेरी करेगा। ओके, डिफरेंट फैक्टर्स पर। अब बात आती है आगे, एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ वोटिंग पावर के। एग्जाम्पल्स ऑफ वोटिंग पावर, जैसे वोटिंग राइट्स होना, जैसे वोटिंग राइट्स होना, वोटिंग राइट्स होना, देखो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, इसलिए हम ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं।
अगर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड्स में कर रखा है, डिबेंचर्स में कर रखा है, तो ये आपको वोटिंग राइट नहीं देते। ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो वोटिंग राइट्स नहीं देते, अगर उनमें आपने 100% भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी हम बोलेंगे कि आपके पास पावर नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में तो पार्ट लोगे नहीं। आपके पास वोट्स तो है नहीं, तो आप अपना ओपिनियन कैसे कास्ट करोगे? ओके, सो हम जनरली वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं। राइट्स टू अपॉइंट, resign or remove, very important, any KMP, any key managerial personnel। अगर राइट टू अपॉइंट है, ओके, राइट टू अपॉइंट, रीअसाइन और रिमूव एनी KMP, कोई भी डायरेक्टर को निकाला जा सकता है या फिर आई वुड से हायर करा जा सकता है। अगर कंपनी एक्स, अगर इन्वेस्टर के पास हायर एंड फायर के राइट्स है, हायर एंड फायर any board of director, any BOD, board of director और KMP, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। देखो ना, अगर कंपनी वाई में मान लो 5 डायरेक्टर्स हैं, ओके, 5 डायरेक्टर्स है, 1 2 3 4 और 5, मान लो 5 डायरेक्टर्स हैं। अगर कोई भी जना नहीं सुनेगा तो कंपनी एक्स उसको रिप्लेस कर देगी। मान लो कंपनी एक्स को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिसीजन पास करवाना है, मान लो एक बार के लिए कि 2 तो मान गए, ये तीसरा वाला जना नहीं मान रहा, तो कंपनी एक्स के पास पावर है, बोलेगी ये तीसरे वाले जन को फायर करो और जो जना मेरी बात मानता है उसको अपॉइंट करो। कर सकते हैं ना ऐसा? सो कहीं ना कहीं अगर कंपनी एक्स के पास ये पावर है, पावर टू अपॉइंट और रिमूव, हायर और फायर एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनी KMP ऑफ कंपनी वाई, सो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कंट्रोल एक्स, कंपनी एक्स कंट्रोल कर रहा है कंपनी वाई के सारे डिसीजंस को, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर है? एक बार फिर से रीड करेंगे, एक बार फिर से रीड करेंगे। अगर राइट है, वोटिंग राइट्स है, तो वो डिसीजन में हेल्प करेंगे, डिसीजन ले सकते हैं। राइट टू अपॉइंट है या फिर रिमूव है एनी डायरेक्टर, एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनी KMP, सो हम बोलेंगे पावर है, इन्वेस्टर के पास पावर है। राइट टू अपॉइंट और रिमूव एनी अदर एंटिटी दैट डायरेक्ट्स रेलेवेंट एक्टिविटी, रेलेवेंट एक्टिविटी की हम एग्जांपल्स देखेंगे, पर डायरेक्ट कर रही है मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रही है। ठीक है, तो अब क्या किया कंपनी एक्स ने, कंपनी एक्स ने एक्चुअली कंपनी वाई को डायरेक्ट नहीं किया, इंस्टेड अपॉइंट की, अपॉइंट फॉर एग्जाम्पल AB लिमिटेड। ठीक है, और अब ये AB लिमिटेड कंपनी वाई को डायरेक्ट करता है। एक सेकेंड, अपॉइंट एंड डायरेक्ट्स AB कंपनी जो रेलेवेंट एक्टिविटी करता है, जो रेलेवेंट एक्टिविटीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलेवेंट एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब R&D एक्चुअली में कंपनी वाई के लिए कैसे की जाएगी, ये कंपनी एक्स डिसाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि कंपनी एक्स ने अपॉइंट किया AB लिमिटेड को और इसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि AB लिमिटेड आप ऐसे ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इस लेवल की रिसर्च करो, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाओ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो। सो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली कंपनी वाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, हैज पावर टू कंट्रोल कंपनी वाई। R&D बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट एक्टिविटी में फॉल करता है। अगर रेलेवेंट एक्टिविटी जो एंटिटी करके दे रही है उसको डायरेक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शंस, उसका अपॉइंटमेंट अगर कंपनी एक्स कर रही है, तो हम बोलेंगे कंपनी एक्स इनडायरेक्टली पावर रखती है कंपनी वाई के बिजनेस को कंट्रोल करने की, पावर टू कंट्रोल बिजनेस ऑफ कंपनी वाई।
आई होप आपको क्लियर है। एक बार रीड करेंगे लाइन। राइट्स टू अपॉइंट और रिमूव अनदर एंटिटी, जैसे हमने बोला AB लिमिटेड, दैट डायरेक्ट्स रेलेवेंट एक्टिविटी, जो उसको रेलेवेंट एक्टिविटी करके दे रही है, अगर उसको अपॉइंट कर रही है, रिमूव कर रही है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि वो जाकर अपने कंपनी वाई को का काम करके दे, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्वेस्टर कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग राइट्स स्टिपुलेटेड इन अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसके डिसीजंस कौन लेगा, इन्वेस्टर लेगा। इन्वेस्टर के पास हो सकता है बहुत कम वोटिंग राइट है, पर उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर दे रखा है कि इन्वेस्टर यू विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग दिस एंड दिस पॉइंटर्स। ऐसी ऐसी बात होगी, अगर ये वाले सिचुएशंस होंगे, इस वाले की डिसीजन लिया जाएगा, कंपनी एक्स, इन्वेस्टर साहब आप लेंगे डिसीजन। बोल रखा है तो हम बोलेंगे कि आपने इन्वेस्टर को पावर दे रखी है। अगर पावर दे रखी है और पावर दे रखी है तो मतलब कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। कंट्रोल एग्जिस्ट करता है मतलब पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप है मतलब हमको फुल कंसोलिडेशन रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग फुल कंसोलिडेशन के हिसाब से करनी है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज। हमने रेलेवेंट एक्टिविटी पढ़ा, एक्चुअली में क्या है, एग्जाम्पल सेलिंग एंड परचेज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मेजोरिटी गुड्स एंड सर्विसेज आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा वेंडर यूज कर रहे हैं, ये सब अगर कंपनी एक्स इन्वेस्टर डिसाइड करेगा तो हम बोलेंगे रेलेवेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिलेक्टिंग, एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग एनी असेट, कोई बड़ी सी असेट है, लॉन्ग टर्म असेट है, उसको कहाँ से एक्वायर करना है, कब डिस्पोज करना है, कैसे यूज करना है, अगर ये सब कंपनी एक्स इन्वेस्टर बता रहा है तो हम बोलेंगे ये कंपनी वाई को, इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहा है। रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग, R&D बोली थी आपको स्टार्टिंग में, अगर R&D करके दे रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दे रहा है। डिटरमाइनिंग फंडिंग डिसीजन, कौन सा तो सोर्स होगा, ओके, रेज सोर्स ऑफ फंड, कौन से सोर्सेस से तो फंड्स आएगा और कहाँ एलोकेट होगा। आपको फंड्स कितना तो फिक्स्ड असेट में लगाना है, कितना आपको आई वुड से अलग इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बोरो करना है, बोरो भी करना है तो आप इक्विटी शेयर से करेंगे, प्रेफरेंस शेयर से करेंगे, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन्स, किस तरीके से करेंगे रेज, कितना फंड रेज करेंगे, कहाँ एलोकेट करेंगे, आप उसे फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, मार्केटिंग में लगाएंगे, ये सब कौन बता रहा है, फंडिंग डिसीजंस कौन ले रहा है, अगर इन्वेस्टर ले रहा है तो हम बोलेंगे क्रूशियल डिसीजंस है, रेलेवेंट एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर रेलेवेंट एक्टिविटीज को वो पार्टिसिपेट करता है तो हम बोलेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। कंट्रोल एग्जिस्ट करता है इसका मतलब पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, इसलिए आप फुल कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे। वेरिएबल रिटर्न्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डिविडेंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है उसकी फॉर्म में भी हो सकते हैं। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, अब वो बढ़कर 1.5 लाख का हो गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आपको ये 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपको एंटाइटलमेंट है कि ये 50,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, ये भी वेरिएबल रिटर्न है, क्योंकि मार्केट वैल्यू हो सकता है 1,40,000 ही रह जाए, हो सकता है 1,42 रहे, 1,55 रहे, 1,60 रहे, डिपेंड करेगा, वेरिएबल रिटर्न है। हाँ, सो वेरिएबल रिटर्न डिविडेंड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेंज हो रहा है उसको डिस्पोज करेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको भी हम वेरिएबल रिटर्न्स मान सकते हैं, कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, सो ये कुछ डेफिनेशंस है जो हमने समझा। एक और इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू यूज पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। एबिलिटी टू यूज मतलब आपके पास पावर है और आप पावर को यूज कर सकते हो, और इस तरीके से यूज कर सकते हो कि आपके इन्वेस्टी के डिसीजन मेकिंग पर फर्क पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, आपका ओपिनियन से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। हो सकता है प्रॉफिट्स हो सकता है लॉसेस हो, पर अगर आपके इंटरफेरेंस से उसके प्रॉफिट और लॉस में कोई फर्क पड़ता है तो बोलेंगे हम कि आपके पास पावर है, आपके पास एबिलिटी टू यूज है पावर टू अफेक्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। हायर प्रॉफिट होगा सब्सिडरी में, आपको भी ज्यादा शेयर मिलेगा, अगर लोअर प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, सो इन्वेस्टर को भी वो लॉसेस का शेयर मिलेगा।
एन इन्वेस्टर हैज द करंट एबिलिटी, हम पहले ही बात कर चुके हैं, पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जाके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको कन्वर्ट कर कर और शेयर्स मिलेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो जाएगा, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ बात करें करंट होल्डिंग के बेसिस पर, करंट सिनेरियो के बेसिस पर, करंट एबिलिटी, करंट कंट्रोल, करंट पावर के हिसाब से। To direct the investee of an investee, the potential subsidiary, even if it does not actively direct the activities of the investee. Right होना चाहिए, ability होनी चाहिए। हो सकता है इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है पर उसके पास पावर्स है, पावर्स है, पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप है, चाहे वो अपनी पावर को यूज करे चाहे नहीं करे, चाहे वो एक्टिवली अपनी पावर्स को, डिसीजन मेकिंग पावर्स को यूज करे या नहीं करे, चाहे वो एक्टिवली इंटरफेयर करे या नहीं करे, अगर उसके पास पावर्स है तो वो पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप कहलाएगा, कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा। डिसीजन इज टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट एबिलिटी ऑन द रिपोर्टिंग डेट। हर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? डेट ऑन विच एंटिटी प्रिपेयर्स इट्स एफएस, या फिर आप कह सकते हैं और ईयर एंड। ओके, एग्जाम्पल ज्यादातर होता है 31 दिसंबर और 31 मार्च, ज्यादातर, पर क्वेश्चंस में डिफर कर सकते हैं। हम करंट एबिलिटी देखेंगे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को बना रहे हैं, हम करंट एबिलिटी देखेंगे 31 दिसंबर की। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 1 मार्च को, सो हम करंट एबिलिटी देखेंगे 1 मार्च पर। ठीक है, सभी भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिपोर्टिंग डेट पर चेक करेंगे क्या करंट एबिलिटी है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट, कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एज एन अकाउंटेंट फुल कंसोलिडेशन करना है या नहीं। ये एक बेसिक पिक्चर है जिसके बेसिस पर पूरा कंसोलिडेशन वर्क करता है। अगर आपको ये सिनेरियो समझ आया, अगर आप ये समझ पा रहे, तो आगे का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको साथ साथ रीजन से कनेक्ट करूंगी। ठीक है, एक एक स्टेप की, व्हाई वी आर एडिंग दिस असेट, व्हाई वी आर डिलीटिंग दिस असेट, हम कौन सी लाइबिलिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सी लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे। छोटे छोटे स्टेप्स, हर स्टेप का आपको रीजन दिया जाएगा। वो क्लियर तभी होगा जब आपको बेसिक क्लियर है। तो हम बहुत ज्यादा, मतलब आई वुड से हम हाफ ऑफ द टाइम बेसिक क्लियर करने में स्पेंड करेंगे और फिर आधा समय हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स और एक्सेल शीट पर स्पेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो रहेगा, पेशेंस रखना। अब बात करते हैं, देखो एक बात समझना, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कहीं पर भी कोई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात नहीं करता। आईएफआरएस कोई भी बात नहीं करता कि कहां पर कितनी परसेंटेज होल्डिंग होगी तब हम ये मानेंगे कि कंट्रोल है या नहीं है, सब्सिडरी है या नहीं है, एसोसिएट है या नहीं है। आईएफआरएस इस बात में साइलेंट है। इंस्टेड वो डेफिनेशन देता है कंट्रोल की, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। कंट्रोल आइडेंटिफाई हो गया, सब्सिडरी मान लेना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई हो गया, एसोसिएट मान लेना। कहीं पर भी कोई परसेंटेज होल्डिंग की बात नहीं, पर ऐसी जनरल प्रैक्टिस है, ऐसा प्रिजम्पशन है। ओके, और हम जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो कई दफा इसी बेसिस पर ज्यादातर हम अपना डिसीजन लेंगे कि सब्सिडरी है, एसोसिएट है या नहीं है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज होल्डिंग। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट कोई भी आईएफआरएस में ये नहीं बता रखा, इट इज नॉट स्टेटेड, नॉट गिवन इन एनी आईएफआरएस। आईएफआरएस में ये नहीं दे रखा, but it is general practice that it is followed by for determination of group entities and whether control exists or not. ठीक है, हमें ये चेक करना है, ये जनरल प्रैक्टिस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अजम्पशन है। आईएफआरएस नहीं बोलता पर हम फिर भी फॉलो करते हैं। आईएफआरएस नहीं बोलता, अपने पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पर भी नहीं बताता, पर हम डेफिनेटली फॉलो करते हैं। एन इन्वेस्टर होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अगर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अगर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 50% है, तो हम कहेंगे कि ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। वोटिंग पावर का देखेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे इक्विटी शेयर्स, ऐसे ऑर्डिनरी शेयर्स जो उनको वोटिंग का राइट देते हैं।
अगर वोटिंग का राइट से कैलकुलेट करें, कंपेयर करें, अगर 50% से ज्यादा होल्डिंग है, हम बोलेंगे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, उसको सब्सिडी मान लो, फुल कंसोलिडेशन कर देना। अगर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अगर वोटिंग पावर लेस देन 50% है या फिर इक्वल टू 50% है, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% है, हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, एसोसिएट की तरह इसे मान लेना और इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना। अगर लेस देन 20% है वोटिंग राइट्स, तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट की तरह रिकॉर्ड करना और IFRS 9 दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉलो करना। ये कहीं पर भी IFRS में नहीं दे रखा, ये जनरल प्रैक्टिस है, अजम्पशन ले रखा है कि हमें इस बेसिस पर फॉलो करना होता है। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 50% है कंट्रोल, लेस देन इक्वल टू 50% है बट मोर देन इक्वल टू 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेस देन 20% है, हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि IFRS कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ना परसेंटेज होल्डिंग नहीं देखनी, इंस्टेड आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देखनी है। कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा है क्या, उस डेफिनेशन के बेसिस पर डिसाइड करना है। मल्टीपल अदर फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड करना है कि पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप है या नहीं है। you can not make, you are not permitted to make your decision whether there is subsidiary or not on the basis of percentage of holding. You are not allowed, आपको अलाउड ही नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ बेसिस को क्राइटेरिया मानो और डिक्लेयर कर दो कि पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप है। आपको कंट्रोल और दूसरी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द कंपनी इज सब्सिडरी कंपनी। ओके चलो देखते हैं। अल्फा कंपनी एक्वायर्ड 4,000 of 10,000 इक्विटी वोटिंग शेयर्स। वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 40% मिल रहे हैं। 4,000 और 10 आउट ऑफ 10,000 4,000 शेयर्स एक्वायर कर लिए। अल्फा कंपनी क्या है? इन्वेस्टर है। इसने इन्वेस्ट किया है कौन सी कंपनी में? क्रॉफ्टन कंपनी में। क्रॉफ्टन कंपनी क्या है? इन्वेस्टी कंपनी। जो शेयर्स एक्वायर करे वो एक्वायरर, इन्वेस्टर। जिस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए जाए वो आई वुड से इन्वेस्टी या फिर एक्वायरी। इन्वेस्टर ने 40% इक्विटी वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए। इक्विटी वोटिंग शेयर्स 40% है, मतलब ये कौन सी क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है? लेस देन इक्वल टू 50%, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में अप्लाई कर रहा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मतलब एसोसिएट ही मानना है इसे, सब्सिडी नहीं मान सकते अभी तक। तो आगे, एंड 8,000 आउट ऑफ 10,000 नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। 80% होल्डिंग है पर वोटिंग शेयर्स नहीं है, मतलब 80% होल्डिंग होने के बाद भी उसका ओपिनियन अल्टीमेट डिसीजन नहीं होने वाला है, ऐसा गारंटी भी नहीं दे सकते क्योंकि दूसरे के ओपिनियंस भी मैटर करेंगे। उसके पास तो सिर्फ लिमिटेड 40% वोट्स है। 40% से उसने जो डिसीजन लिया वो हो भी सकता है फाइनल डिसीजन हो या नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं ये सब्सिडरी नहीं है। नो कंट्रोल, कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोल नहीं है, अल्टीमेट डिसीजन नहीं होने वाला। सो क्रॉफ्टन कंपनी तो सब्सिडरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कंपनी एक्वायर्ड 4,000 आउट ऑफ 10,000 इक्विटी वोटिंग शेयर। फिर से 40% होल्डिंग है और आपकी ये इन्वेस्टर कंपनी है। ओके समझ आता है हमें। इन दी एलिमेंट, एलिमेंट आपकी इन्वेस्टी कंपनी है जिसके शेयर्स एक्वायर करे गए एंड हैड साइंड अग्रीमेंट गिविंग पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी डायरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। अगर पावर टू अपॉइंट और रिमूव है, अगर आप देखेंगे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनी KMP अगर है तो हम बोलेंगे पावर एग्जिस्ट करता है। अगर पावर है तो आप क्या बोलेंगे? कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अगर पावर है तो हम बोलेंगे, पावर है तो हम बोलेंगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। ओके आगे देखते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि शेयर्स के बेसिस पर 40% होल्डिंग के हिसाब से तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि आपके पास 40% ही वोटिंग राइट्स है, पर आपके पास अपॉइंट और रिमूव डायरेक्टर्स के राइट है, आपके पास अग्रीमेंट है साइन। इसका मतलब आपके पास
कंट्रोल, अल्फा हैज गॉट कंट्रोल। अगर कंट्रोल है तो पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा क्रॉफ्टन तो सब्सिडियरी नहीं है, पर एलिमेंट कंपनी सब्सिडियरी है। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ रहा है। आईएफआरएस कहता है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज होल्डिंग के बेसिस पर डिसाइड मत करना, इंस्टेड प्लीज और प्लीज दूसरी डेफिनेशंस भी देखना, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की पावर है या नहीं है, इन्फ्लुएंस है या नहीं है, रेलेवेंट एक्टिविटीज का क्या आई वुड से फंडा है, सब चेक करेंगे। उसके बाद में डिसाइड करेंगे पेरेंट और सब्सिडियरी रिलेशनशिप है या नहीं। क्लियर है? एक बार रीड करेंगे सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आएगा। एक बार प्लीज रिवाइज करना, अगर पूरे वीडियो लेक्चर नहीं देख पाओ कोई बात नहीं, नोट्स को डाउनलोड करना और कोशिश करना रिवाइज करने की। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप कंसोलिडेशन सीखेंगे। एक्चुअली में वो बड़ा प्रोसेस है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। हर एक स्टेप को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे उसका फॉलो करेंगे, वो आपको साथ साथ समझाते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप्स फॉर कंसोलिडेशन देखेंगे। ओके, so thank you so much, see you inside the next lecture.